दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपनी यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के साइंस सोशल साइंस के चैप्टर जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय चैप्टर की लघुत्तरीय संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे और उसकी गणना की प्रमुख विधियाँ कौन-कौन सी है, ये भी बताने के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि किसी भी देश की पूँजी का श्रम का उसके प्राकृतिक साधन करने से प्रति वर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध सम्मत उत्पन्न होता है, जिसमें अभौतिक पदार्थ एवं सभी प्रकार की सेवाएँ सम्मिलित रहती है। इस जाति को देश की वास्तविक वार्षिक आय या वार्षिक राजस्व अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की माप के निम्न तरीके हैं। राष्ट्रीय आय के जो मापने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार से, आप सभी तरीके को बारीकी से देखते चलिए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और नोट करते चलिए। यहाँ पे पहला है कि उत्पत्ति गणना पद्धति। इस पद्धति के अनुसार किसी वर्ष में कृषि उद्योग तथा उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है उसकी गणना की जाती है। इस कल उत्पत्ति में से अचूक पूंजी का हास्य तथा चल पूंजी अ, यहाँ पे थोड़ा-सा मिसिंग हुआ है टाइपिंग में। तो कहते हैं पात्र स्थापन को आय तथा कर एवं बीमा आदि का व्यय निकाल कर के सब है, उसे शुद्ध उत्पत्ति कहते हैं। यह शुद्ध उत्पत्ति राष्ट्रीय आय होती है। इस पर के विभिन्न साधनों के बीच वितरित किया जाता है। अर्थात क्या होता है कि जैसे कि कृषि के उद्योग के इसके अन्य जितने भी क्षेत्र होते हैं, जिस सभी क्षेत्र में जब पूँजी हाथ से होती है या फिर उसका जो प्रस्थान किया जाता है और उसमें से जो बचता है, जो बीमा माध्यम हो या किसी माध्यम से, वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। अगला है आय गणना पद्धति। राष्ट्रीय आय को मापने की आय गणना पद्धति वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के प्राथमिक साधनों को उनका उत्पादक सेवाओं के बदले किए गए भुगतानों की दृष्टि से राष्ट्रीय आय की माप करता है। और तीसरा जो है वो है कि व्यय विधि। व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर लेता है। समझ में आ गया? सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग कुटीर उद्योग के अंतर्गत भी रखते हैं। उसके बाद इसका चौथा है व्यावसायिक गणना पद्धति, यानी व्यावसायिक गणना के माध्यम से जो गिनती होती है। इस प्रणाली में लोगों की आय की गणना इनके पेशे के अनुसार की जाती है। जहाँ आय के पर्याप्त आंकड़े नहीं प्राप्त होते, वहाँ इसी पद्धति को काम में लाया जाता है। पहले विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से लोगों को प्राप्त आय की गणना की जाती है और तब इनका कुल योग राष्ट्रीय आय को सूचित किया जाता है, जैसे कृषि, उद्योग, यातायात तथा अन्य व्यवसाय। और अगला जो हमारा 5 नंबर स्टेप है, कह रहा है कि सामाजिक लेखांकन पद्धति। ये है प्रोफेसर रिचर्ड ने राष्ट्रीय आय की माप करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया था। सामाजिक लेखांकन आर्थिक नीति का एक नियोजक यंत्र है। यह राष्ट्र की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखता है तथा देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता करता है। समझ में आ गया? ये थे आपके जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि। अब चलिए हम लोग अगले सेकंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का विकास में योगदान की चर्चा करें। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय जो आय होते हैं या फिर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो किस प्रकार योगदान है विकास में।
तो इसका आंसर है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण योगदान है। ये दोनों ही हमारे आर्थिक जीवन, रहन-सहन के स्तर तथा विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद इसके नीचे की बात करते हैं, जो नीचे यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का राष्ट्रीय आय ये से घनिष्ठ संबंध है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक शर्त है। उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने या फिर बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। किसी भी राष्ट्र की जब राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो वह देश क्या होता है, विकसित देश में गिनती होता है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि उपभोग तथा विनियोग की वस्तुओं में होने वाली वृद्धि का परिचायक है। इससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है और विकास का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। सामान्यतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर देशवासियों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय का वितरण बहुत ही विषम है एवं इसका एक बड़ा हिस्सा थोड़े से औद्योगिक घराने के हाथों में केंद्रित है। अतः देश के सामान्य नागरिकों की औसत आय में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार हेतु राष्ट्रीय आय का समुचित विवरण आवश्यक है। समझ में आ गया कि हर एक जो है राष्ट्रीय आय जो है हर एक देश का मजबूत होना आवश्यक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। तो इसका आंसर है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष में उत्पत्ति वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी भी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ में आ गया, किसी भी देश की जो कमाई होती है पूरे साल की वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त है। पहला है, इससे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति होगी। दूसरा है, आर्थिक मात्रा में पूंजी का सृजन होगा। और तीसरा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। और चौथा है, लोगों की क्रम क्षमता का विकास होगा। और पांचवा है, राष्ट्र की गणना विकसित देशों की श्रेणी में होने लगेगा। और छठा है, आपका विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। इस प्रकार यह अनेक प्रकार से सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के संबंध में मार्शल पिगू तथा फीसर की परिभाषाओं में किस प्रकार विचारों की विभिन्नताएं हैं, समझाएं। तो इसका आंसर है कि राष्ट्रीय आय के विषय में विभिन्न अर्थशास्त्र के विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसमें मार्शल पिगू और फीसर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु इनके विचार में निम्नलिखित विभिन्नताएं देखने को मिलती है। पिगू के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वास्तविक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी जो है शामिल किया जाता है और इसे मुद्रा में मापा जा सकता है। ये किसके द्वारा कहा जाता है? पिगू के द्वारा। अब चलिए हम आगे जो है मार्शल के द्वारा पढ़ते हैं। और मार्शल यहाँ पे कह रहे हैं, मार्शल ने भी पिगू के विचारों से सहमति जताई और उत्पादित संपत्ति को ही राष्ट्रीय आय का आधार माना, परंतु इन्होंने केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जिनका विनिमय होता है, अर्थात जिनका मापन मुद्रा में संभव है। और यहाँ मार्शल तथा पिगू के ठीक विपरीत फीसर का कहना था कि उत्पादन की अपेक्षा उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार माना है। फीसर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। ठीक है, ये तीनों के बारे में आप डिटेल में समझ गए। तो चलिए अब हम अगले 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझावे। इसका आंसर है कि आय का वह प्रभाव जिसका सृजन उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। यद्यपि सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य उपभोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है, लेकिन उत्पादन के बिना उपभोग संभव नहीं है। बस वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन 4 साधनों क्रमशः श्रम, पूंजी, भूमि तथा
उद्योग के सहयोग से प्राप्त होता है। यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को उत्पादक उद्योग एवं उपभोक्ता परिवारों को 2 क्षेत्रों में विभक्त कर दें, तो हम देखते हैं कि इनके मध्य उत्पादक आय एवं व्यय का निरंतर प्रवाह चल रहा है। उत्पादक उद्योग से आय का प्रवाह साधनों के भुगतान के रूप में परिवार के पास जाता है और फिर यह परिवार से उत्पादक उद्योग में चला जाता है। आय का यह प्रवाह तो जो निरंतर जारी रहता है, उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। समझ में आ गया कि चक्रीय प्रवाह क्या है? इसका पूरा विस्तार में समझा दिए, तो आप इसे कॉपी पर लिख लीजिए और इसे एक बार में नहीं समझ में आएगा, आपको 1-2 बार इसे पढ़ना होगा। जैसे आप 1-2 बार इसे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। अगला है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? तो चलिए इसे भी हम देखते हैं। राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को कहते हैं। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में आंका जाता है अथवा जिन्हें मुद्रा के रूप में भुगतान की प्रति होती है। राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जा सकती है, चूंकि राष्ट्र के व्यक्ति की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इनकी गणना जब उत्पादन गणना विधि और व्यक्तियों के आय के आधार पर होती है, तब इसे आय गणना विधि भी कहते हैं। और यहाँ पे जब किसी देश के राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं, तो प्राप्त राशि प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। वर्तमान समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 25,494 रुपया है, जबकि बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 6,610 रुपये ही है, जो देश में सबसे कम है। समझ में आ गया? देश में सबसे कम बिहार का है। चलिए अब हम 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल करती होगी। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष द्वारा जो है रूप से प्रभावित करती है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए वस्तुओं की बिक्री एवं विभिन्न सेवाओं से मौद्रिक आय की प्राप्ति होनी चाहिए तथा खर्च के बारे में जो है आनी चाहिए, और क्योंकि शुद्ध राष्ट्रीय आय में से कुल खर्च का राष्ट्रीय आय का वृद्धि हो हेतु वस्तुओं में सेवाओं से मौद्रिक आय है, जो उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता पर निर्भर करता है। उसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे जो इसी का आंसर कह रहा है कि साथ-साथ इन सबों का भी विस्तार होगा। परिणामस्व परीक्षा रूप से भी यह राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर सकता है, या फिर की गणना में प्रति व्यक्ति आय की गणना का जो है वो उच्च स्थान होता है। उसके बाद कहते हैं प्राप्त होनी चाहिए तथा खर्च के विभिन्न मुद्रों में कमी आय में से कुल खर्च को घटा देते हैं और क्षमता पर निर्भर करता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के माप जो होते हैं या मान विस्तार होगा और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। यह राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय भी शामिल होती है। में तीव्र विकास प्रारंभ हो जाता है। आय जितनी अधिक मापी जाती है, वह उतना कल मौद्रिक होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, थोड़ा-सा टाइपिंग में कहीं-कहीं जो है वो क्या कहते हैं, हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स है। जैसे टाइप करते हैं सही-सही और जैसे सेव करते हैं तो कुछ-कुछ हर्ष दीर्घी तो ये कुछ-कुछ हट जाते हैं। ये लगता है ऑपरेट्स का प्रॉब्लम है, तो इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पैसा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगला जो प्रश्न है आपका कि विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसका आंसर है किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति मूल रूप से यहाँ पे मिस हो गया, देखिए यहाँ पे मूल रूप से प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करती है। देश की जनसंख्या की उपभोक्ता के रूप में वस्तुओं एक का उपयोग करती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ ही उसके क्रय विकास को बढ़ाया जाता है और इससे उद्योग एवं सेवाओं में तीव्र विकास प्राय जिस राज्य एवं जो है देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी
अधिक मात्रा ही विकसित माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास में प्रति व्यक्ति आय की भूमिका जो है सर्वपार है, मतलब सबसे अधिक है। तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है? इसका आंसर है कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, देश की सीमा के अंदर देश की भौगोलिक सीमा दी गई है और सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कल नौटिल्य होता है, यानी गिनती होती, किंतु यह सदैव आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पादन सेवाओं का ही परिणाम होता है। वास्तव में जीडीपी का कुछ भाग विदेशियों की उत्पादक सेवाओं का परिणाम हो सकता है, जिन्होंने अपनी पूंजी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके देश में कुल उत्पत्ति के कुछ भाग का उत्पादन किया है। तो ये है सकल घरेलू उत्पाद। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट में विश्व के प्रमुख देश की प्रति व्यक्ति आय को कैसे परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार, भारत विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका डॉलर में $950 था। जो अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 7950 डॉलर था, जो अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग है। विश्व के अन्य प्रमुख देशों में अमेरिका का $46,040 प्रति व्यक्ति आय, इंग्लैंड की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो $42,740, चीन की जो है बात करें तो $2,360 और प्रति व्यक्ति आय, तथा बांग्लादेश मात्र $860 प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार राज्य गरीब के का चक्र का शिकार है कैसे? इसका आंसर है कि देश में निर्धनता अनुपात के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जो योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी किए थे, इन आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे शहर व सार्वजनिक गरीब राज्य है, जहां 14.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति आय पर पूरे देश भर में न्यूनतम है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे भी है और एक प्रश्न और है, न्यूनतम है जिसके चलते बचत और निम्न स्तर पर है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है, जिसका परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। ठीक इसके विपरीत भारत के विकसित राज्य जैसे गोवा, दिल्ली आदि में जहाँ प्रति व्यक्ति आय ऊँचा है, बचत एवं विनियोग अधिक है तथा पूंजी निर्माण दर ऊँचा है, जिसके परिणाम स्वरूप हर व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है। सामान्यतः हम जानते हैं कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इसी कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया है, जिसका सार यह है कि गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें गरीबी है। गरीब के कारण उनकी आय कम होती है। शिक्षा एवं अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म संख्या अधिक होती है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीबी का यह कुचक्र चलता रहता है। ठीक है, गरीबी समाप्त नहीं होती है। चलिए अब हम आखिरी प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम होने का क्या कारण है? बिहार की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और किस जिले की सबसे कम है? चलिए, बिहार की गणना देश के सर्वाधिक पिछड़े हुए राज्य में की जाती है तथा इसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इसका प्रधान कारण यहाँ की कृषि की पिछड़ी हुई अवस्था तथा राज्य में उद्योग धंधों का अभाव है। इसके फलस्वरूप बिहार का राज्य घरेलू उत्पाद बहुत कम है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में जनसंख्या की वृद्धि दर भी अपेक्षाकृत अधिक है। राज्य की जनसंख्या में 1991 से 2001 की अवधि 28.62% की वृद्धि हुई है, जबकि संपूर्ण भारत के लिए यह वृद्धि दर 21.5
4% थी। बिहार राज्य के 2008 से 9 के आर्थिक संक्षेपण के अनुसार पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तथा शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।